गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि ये सारे क्वेश्चंस पार्ट हैं हमारी डेली 20 MCQ सीरीज़ के। तो अगर कोई इसको सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, India Employment Report 2024 recently seen in the news is released by which organization? India Employment Report को किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट को पब्लिश करी है दो ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने। ठीक है, इसमें ये बात रखी गई है कि इंडियन यूथ के लिए क्या क्या ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं जॉब्स फाइंड करने में, और इसमें ये भी डेटा बताया गया कि लगभग 83% ऑफ अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं अभी, उसमें से 83%। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनमें से 83% लोग जो हैं वो यूथ हैं। और पर्टिकुलरली इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम की बात क्या है कि ये सारे लोग एजुकेटेड हैं जो जॉबलेस हैं। ज़्यादातर इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन एक्वायर की है या फिर हायर एजुकेशन में क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इससे जाहिर सी बात है एक ज़रूरत है यहाँ पे कि हम यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करें और स्किल डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसने जारी करी है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने। तो ज़्यादातर यही आपसे पूछा जाएगा कि किसने रिलीज की है, बाकी रिपोर्ट के इनसाइट क्या है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD। इन्होंने भी एक रिपोर्ट हाल फिलहाल जारी की थी जो कि न्यूज़ में आ गई थी। इसका नाम है ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें ट्रेड के रिगार्डिंग कुछ बातें इन्होंने बताई थी और इसमें इन्होंने ये बताया है बेसिकली कि इंडिया की जो सर्विसेज हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है बाय द एंड ऑफ 2023। कितने अमाउंट से बढ़ा है? 14% से। ठीक है, और वहीं जो हमारी गुड्स का एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है बाय 6% 2023 में। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज में क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या चीज़ें घट रही हैं, किनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कितना इम्पोर्ट घट रहा है। और UNCTAD की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 में। ये सर्व करता है एज द प्राइमरी अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ट्रेड और डेवलपमेंट मैटर्स में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट जो आजकल चर्चे में है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है, योर आंसर वुड बी UNCTAD। Recently, who has been appointed as the new ambassador of India to Myanmar country? हाल ही में कौन अपॉइंट हो चुके हैं नए एम्बेसडर इंडिया के म्यांमार कंट्री के लिए? तो ये है सीनियर इंडियन डिप्लोमेट मिस्टर अभय ठाकुर। ये 1992 बैच ऑफिसर हैं इंडियन फॉरेन सर्विस में और ये अपॉइंट हो चुके हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू द कंट्री म्यांमार। ये अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ठीक है, और प्रेजेंट में अगर बात करें तो ये ऑफिसर हैं ऑन स्पेशल ड्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और इसके पहले ये सोस शेरपा भी रह चुके हैं फॉर द G20 प्रोसेस ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी। इनका ये जो अपॉइंटमेंट है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो दोनों ही कंट्रीज के रिलेशंस को मजबूत करेगा। ठीक है, तो फिलहाल म्यांमार कंट्री के लिए इंडिया की तरफ से कौन एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? आंसर है मिस्टर अभय ठाकुर। Who won the Abel Prize 2024, sometimes called the Nobel Prize of Mathematics? Nobel Prize of Mathematics, जिसको एबल प्राइज भी कहा जाता है, ये किसको इस साल दिया गया है? कई बार एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एबल प्राइज को किस फील्ड में दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, इसी तरह से 4 ऑप्शन आपको बना के दिए जा सकते हैं। लेकिन आंसर आपको याद रखना है कि एबल प्राइज मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। और इस साल किसको दिया गया है? तो आंसर है मिशेल तालाग्रांड। ठीक है, तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है और इस साल ये दिया गया डॉक्टर मिशेल को, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और दिया गया है क्यों? क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है टू द प्रोबेबिलिटी थियरी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, और इनका जो वर्क है उससे हाईलाइट होता है रैंडमनेस का रोल इन वेरियस फेनोमेना, जो कि क्रूशियल है डिफरेंट सेक्टर्स में लाइक वेदर फोरकास्टिंग एंड बिजनेस लॉजिस्टिक। ठीक है, तो इनका बहुत सारा योगदान रहा है एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में और इसी वजह से इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एबल प्राइज मैथमेटिक्स के सेक्टर में दिया जाता है। किसको नवाजा गया इस साल? तो आंसर है मिशेल तालाग्रांड को। कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं? तो पेरिस, फ्रांस। ठीक है, ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे 2024 विच कंट्री क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्रिएटिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 128 प्लेयर्स? तो वर्ल्ड कबड्डी डे के ओकेजन पे कौन सी कंट्री है जिसने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, जिसके बाद एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया है, जहां पे 128 प्लेयर्स को इन्होंने पार्टिसिपेट करवाया? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इंडिया।
इंडिया ने ये फीट अचीव करी है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कबड्डी डे। वर्ल्ड कबड्डी डे हम कब मनाते हैं? 24 मार्च को, जहां पे 128 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है पंचकुला में। इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ था बिटवीन द हिप्सा एंड द हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके थ्रू ये इवेंट फैसिलिटेट हुआ है। इसका बेसिक पर्पस क्या है? कबड्डी को प्रमोट करना ग्लोबली। और पहले तो 84 प्लेयर्स का बेंचमार्क सेट किया गया था, लेकिन बाद में ऑर्गेनाइजर्स ने इसको बढ़ा के 154 कर दिया। तो ये जो हिस्टोरिक फीट है, इससे हाईलाइट होता है इंडिया का कमिटमेंट कबड्डी के ग्रोथ को लेके और ग्लोबल रिकॉग्निशन को लेके। ठीक है, तो वर्ल्ड कबड्डी डे के दौरान इंडिया ने ये फीट अचीव की है बाय इंक्लूडिंग 128 प्लेयर्स। फाइन। रिसेंटली वेयर वॉज द कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेटेड? कहाँ पे हाल ही में ये इनॉग्रेट हुआ है, आपको ये बताना है। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को एट कृषि भवन न्यू दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं वेरियस आईटी एप्लीकेशंस को, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके एग्रीकल्चर सेक्टर में। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करेगा। इसका बेसिक पर्पस क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग की जा सके फार्म सेक्टर की बाय इंटीग्रेटिंग जियो स्पेशियल सॉइल सर्वे एंड वेदर डेटा। ठीक है, तो एम्प्लॉइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में इंक्लूडेड हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इससे एक्सटेंसिव डेटा प्रोसेस हो सकेगा क्लाइमेट, क्रॉप और वेदर से रिलेटेड, और ये यील्ड करेगा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रिसेंटली द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डीलिस्ट हाउ मेनी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डीलिस्ट किया है कितने सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज 18। तो दिल्ली में जो 12 खंबा सिमेट्री थी, जिसको अब गालिब पार्क के नाम से जाना जाता है, वो वैनिश हो चुका है, जिसके बाद कुछ ही यहाँ पे ग्रेव्स रह गई हैं। तो इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि वो 18 मॉन्यूमेंट्स को डीलिस्ट करेंगे अपनी प्रोटेक्टेड साइट की लिस्ट से ड्यू टू लैक ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इसमें से 9 जो है वो यूपी में है, इसके अलावा 2 दिल्ली में हैं, 2 राजस्थान में हैं और 2 हरियाणा में हैं। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है इसमें अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल है। तो इसी के साथ ये एएसआई का पहला डिलिस्टिंग एफर्ट है पिछले काफी सारे सालों में। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो 18 साइट्स को डिलिस्ट करेंगे अपने सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट से। ठीक है, लुइस मोंटेनेग्रो रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं? तो 8 साल के सोशलिस्ट रूल के बाद लुइस मोंटेनेग्रो सेंटर राइट डेमोक्रेटिक अलायंस से हैं और ये बन चुके हैं पोर्तुगल के नए प्राइम मिनिस्टर। डिस्पाइट कि इनका जो रिसेंट इलेक्शन विक्ट्री हुआ था, उसके बावजूद जो इनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी उसमें इनको 80 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 230 पार्लियामेंट्री सीट्स, और बाद में इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था अलाई करने का विद द फार राइट शेगा पार्टी, जिसके बाद गवर्नमेंट एक फ्रेजाइल स्टेट में चली गई थी और काफी सारे नेगोशिएशंस के बाद ये डिसाइड हुआ था कि लुइस मोंटेनेग्रो अब नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पोर्तुगल कंट्री के। ठीक है, Nahid Divesha, who recently won 2 gold medals in the Indian Masters National Badminton Championship, belongs to which Indian state? Nahid Divesha, जिन्होंने हाल ही में 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले नहीद दिवेशा महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं 2024 के इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कि पंचकुला हरियाणा में है। ठीक है, और इन्होंने सिक्योर किया वुमेन्स 50 सिंगल्स टाइटल, किसको हरा के? हरियाणा की सुनीता सिंह पंवार को हरा के। और इसके अलावा इन्होंने पार्टनरशिप करी थी किरण मुकाडे के साथ, जिसके बाद इन्होंने क्लेम कर लिया था मिक्स्ड डबल्स 50 टाइटल। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है इसके लिए? तो आंसर है कर्नाटका पेयर प्रभाग्रम सुबैयन एंड जयश्री रघु। फाइन, तो नहीद दिवेशा ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में, और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? योर आंसर इज महाराष्ट्र। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थिएटर डे एवरी ईयर? तो वर्ल्ड थिएटर डे हम एनुअली सेलिब्रेट करते हैं 27 मार्च को, और इसको इनिशिएट किया था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने कब? 1961 में। ठीक है, तो हर साल एक प्रोमिनेंट थिएटर फिगर इस मैसेज को डिलीवर करते हैं, और ये जो थिएटर है इसमें डिफरेंट रोल्स आते हैं, जैसे कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, साउंड प्रोड्यूसर्स, कॉस्ट्यूम एंड द सेट डिजाइनर्स, और ये सारी पोस्ट जो हैं या रोल्स जो हैं वो क्रूशल है या इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस को
लाइफ देने में बियॉन्ड एक्टिंग एंड नरेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड थिएटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? योर आंसर इज 27 मार्च। सी विजिल एप्लीकेशन और विजिलेंट सिटीजन एप्लीकेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? ये एप्लीकेशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने डेवलप की है, आपको ये बताना है। तो सी विजिल एप्लीकेशन को डेवलप किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिससे कि सिटीजन्स को हेल्प हो सके कि वो वायलेशंस रिपोर्ट कर सके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिगार्डिंग ड्यूरिंग द इलेक्शंस, ठीक है। तो इस ऐप के थ्रू जो सिटीजन्स हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल मिसकंडक्ट और एक्सपेंडिचर वायलेशंस को इन रियल टाइम यूजिंग द स्मार्टफोन। और इस ऐप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जो गैप है बिटवीन सिटीजन्स एंड इलेक्शन इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज वो ब्रिज हो सके और इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंश्योर हो सकेंगे, ठीक है। इसका नाम है सी विजिल एप्लीकेशन और इसको डेवलप किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अच्छा, आपको बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक और कौन सा एप्लीकेशन कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था, जिसका पर्पस था कि जो भी लोग 85 प्लस हैं, यानी कि जो एल्डरली पीपल हैं हमारे और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको आराम हो सके और उनको फैसिलिटेट किया जा सके, जिसके बाद वो घर पे ही बैठे बैठे अपना वोट डाल सकेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम आपको मेंशन करना होगा। स्टार्ट 2024 अ स्पेस प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये जो प्रोग्राम है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम और ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि स्पेस साइंस को टीच करता है और टेक्नोलॉजी को टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। इस प्रोग्राम को शेड्यूल किया गया था अप्रैल और मई 2024 में। इसका मेन गोल क्या है? यंग स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना टू द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो स्टार्ट 2024 एक स्पेस प्रोग्राम है और इसको लॉन्च किया है इसरो ने। फाइन। Who has achieved the title of the billionaire capital of Asia according to recently released Huron Research Institute report? इसमें से किसको टाइटल मिला है बिलियनायर कैपिटल ऑफ एशिया का एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जो भी ह्यूरॉन रिलीज करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आंसर है मुंबई। और किसको सरपास किया ये भी याद रखिएगा, मुंबई ने बीजिंग को सरपास कर दिया है और अब मुंबई बन गई है एशिया की बिलियनायर हॉटस्पॉट, ठीक है। तो 92 बिलियनायर्स फिलहाल मौजूद हैं एज पर द ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी के साथ ये सिग्निफिकेंट मोमेंट है इंडिया के इकोनॉमिक स्टेटस का एशिया के अंदर। और ग्लोबली अगर हम बात करें न सिर्फ एशिया की, तो न्यूयॉर्क लीड करता है विथ 119 बिलियनायर्स। न्यूयॉर्क के बाद सेकेंड पोजीशन पे है लंदन, यहाँ पे है टोटल 97 बिलियनायर्स। फिर चाइना जो है ऑल्दो पहले लीड करता था इस रैंकिंग में विथ 814 बिलियनायर्स, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी हद तक एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। यूएस के पास है 800 बिलियनायर्स और इंडिया की ओवरऑल रैंक है थर्ड, जहाँ पे हमारे पास है 271 बिलियनायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज मुंबई। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक लॉन्च द फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स? हाल ही में कौन सी बैंक है जिसने लॉन्च किया है फ्लैश पे को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने कोलैबोरेट किया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू लॉन्च द फ्लैश पे, जो कि एक रुपे स्मार्ट की चेन है कॉन्टैक्टलेस NCMC पेमेंट्स के लिए। इसके थ्रू यूजर्स को अलाउ किया जाता है कि वो टैप और पे कर सके मेट्रोज पे और POS टर्मिनल्स पे, जिसके बाद स्विफ्ट और सिक्योर ट्रांजैक्शंस एंश्योर हो सकेगा। और इसमें की फीचर्स में आता है एफर्टलेस पेमेंट्स अप टू 5000 रुपीज़, जहाँ पे आपको पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप 5000 रुपये के ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर आपको पिन ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही जो डेली ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 1 लाख रुपए है POS टर्मिनल्स पे फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है फ्लैश पे को फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। रिवीजन का देखिए, अभी भी हम आपको कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ चेंजेस करने की। तो अगले 2 से 4 दिन तक आपको इसी तरह से मैनेज करना होगा और जो भी चीज़ें फिर सामने आएंगी उसको मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की।
तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenus Hadsana signing off.